अहमद की कहानी का चौथा हिस्सा लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज थोड़ी सी लेट हो गई, इसके लिए माजरत चाहूंगी आप सबसे। आज हमारे घर में इवेंट था, इस वजह से लेट हो गई। खैर, अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक भी कीजिएगा। अगर आपने पिछले हिस्से नहीं सुने तो जरूर सुनिएगा। चलते हैं कहानी की तरफ। शाम को जब अहमद नाइट ड्यूटी से वापस आया तो वो बहुत थका हुआ था। उसके दिमाग में प्रिंसिपल की बात गूंज रही थी। वो खुद किराए के घर में रहकर कर्ज लेकर गरीब तालिब इल्मों की मदद कर रहा था और उसका इदारा उससे ये तवक्को कर रहा था कि वो गरीब तलबा का खून चूसने का तरीका निकाले। रात 8 बजे उसका घरेलू ट्यूशन सेंटर शुरू हुआ। आज उनका छोटा तालिब इल्म अम्मार कुछ ज्यादा शरारती था। उसने एक सवाल का जवाब देने के बजाय बोर्ड पर एक कार का बड़ा स्केच बना दिया। अम्मार, ये क्या है? तुम पढ़ाई पर ध्यान क्यों नहीं दे रहे? अहमद ने कदरे गुस्से से कहा। दिन भर की थकावट और प्रिंसिपल की धमकियों ने उसे चिड़चिड़ा बना दिया था। अम्मार डर गया। उसने रोना शुरू कर दिया और बोला, सर, मैं घर जा रहा हूँ। सारा फौरन अंदर आई, जो बाहर से उनकी आवाज सुन रही थी। उसने मुस्कुराते हुए अम्मार को एक टॉफी दी और उसे समझाकर वापस बिठाया। जब सारा वापस बाहर आई तो उसने अहमद से कहा, अहमद, मुझे पता है तुम थके हुए हो, प्रिंसिपल की बात को छोड़ दो, लेकिन ये मत भूलो कि ये बच्चे ही हमारे घर का चूल्हा जला रहे हैं। ये तुम्हारे कॉलेज के तलबा नहीं है जिन पर तुम गुस्सा कर सकते हो। यहाँ तुम्हें नरम दिल बनना पड़ेगा। अहमद को शर्मिंदगी हुई। वो रात को कमाने के दबाव और दिन को इखलाकियात से समझौता करने के दबाव के बीच पस रहा था। उसने अम्मार की तरफ देखा, जो दोबारा मुस्कुराने लगा था। अहमद को लगा कि ये बच्चे सिर्फ तालिब इल्म नहीं थे, बल्कि वो उसकी बका का जरिया थे। उसने अहद किया कि वो किसी भी सूरत में अपने फर्ज से गाफिल नहीं होगा। वो अब एक दोहरी जिंदगी जी रहा था, एक सरकारी लेक्चरर जिस पर इंतजामी बोझ था और एक निजी ट्यूटर जो अपने खानदान के लिए लड़ रहा था, और इखलाकियात और मजबूरी के दरमियान एक दीवार बन चुकी थी। लाहौर, जून का महीना, कॉलेज में तनाव, बजट रिपोर्ट और अहमद का मौक़िफ। प्रिंसिपल की धमकी के बावजूद अहमद को लगा कि वो ज़मीर के खिलाफ जाकर गरीब तलबा पर इजाफी बोझ नहीं डाल सकता। अगले 2 दिन तक उसने बजट रिपोर्ट पर काम किया, लेकिन उसने रजिस्ट्रेशन चार्जेस बढ़ाने या नाजायज फीस शामिल करने के लिए कोई रास्ता नहीं निकाला। इसके बजाय उसने एक बहुत ही गैर मामूली फैसला लिया। उसने रिपोर्ट में कॉलेज के अखराजात कम करने के मंसूबे पर ज्यादा जोर दिया। गैर जरूरी दफ्तरी लवाजमात, दफ्तर के पुराने फर्नीचर की गैर जरूरी खरीदारी पर पाबंदी, HOD की गाड़ी का खर्चा, HOD को दी गई सरकारी गाड़ी के निजी इस्तेमाल पर पाबंदी और इसका मुतबादिल सस्ता ट्रांसपोर्ट, गैर हाजिर असातिज़ा की तनख्वाह, गैर हाजिरी को सख्त करके असातिज़ा की बिला वजह छुट्टियों पर सख्ती करना ताकि तनख्वाह की बचत हो। ये वो नुकात थे जो कॉलेज के इंतजामिया खास तौर पर सीनियर असातिज़ा को नागवार गुजरने वाले थे। ये एक तरह की अंदरूनी बगावत थी। जुमेरात की सुबह अहमद ने ये रिपोर्ट प्रिंसिपल के सामने पेश कर दी। प्रिंसिपल नाम मालूम मसूद साहब या कोई और ने रिपोर्ट पढ़ी और उसका चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। अहमद साहब, ये क्या है? मैंने आपसे कॉलेज की आमदनी बढ़ाने को कहा था और आपने HOD की गाड़ी के खर्च और दफ्तरी खरीदारी पर पाबंदी की तजावीज दे दी है। क्या आप समझते हैं कि आप मुझसे ज्यादा ज़हीन हैं? प्रिंसिपल ने फाइल गुस्से से मेज पर पटक दी। सर, माफ कीजिए, लेकिन मैं तलबा पर इजाफी बोझ नहीं डाल सकता था। ये तजावीज अखराजात को कंट्रोल करने के लिए ज्यादा मौसर हैं और ये तमाम इखलाकी मयारों पर पूरा उतरती हैं। आप इखलाकी मयारों पर लेक्चर देंगे मुझे? प्रिंसिपल की आवाज ऊंची हो गई। आप जानते हैं कि इस तरह के अखराजात का एक हिस्सा हर साल मुझ तक और इंतजामिया के दूसरे सीनियर मेंबरान तक भी पहुंचता है। आपने मेरी जेब पर हाथ डाला है। ये पहली बार था कि प्रिंसिपल ने करप्शन का इशारा दिया था। अहमद सख्ते में आ गया। प्रिंसिपल ने मसूद साहब, जो HOD थे, को कॉल करके बुलाया। मसूद साहब, ये देखिए अहमद साहब की कारकर्दगी। मैंने इन्हें एक मौका दिया था, लेकिन इन्होंने हमारी ही इंतजामिया की टांगे खींचनी शुरू कर दी। मसूद साहब ने रिपोर्ट देखी और अहमद को घूर कर देखा। वो जानते थे कि उनकी जाती गाड़ी के पेट्रोल का खर्च अहमद की तजवीज से मुतासर हो रहा है। एक खौफनाक सजा। प्रिंसिपल ने फैसला सुनाया। प्रोफेसर अहमद, आपके पास इखलाकियात के लिए ज्यादा वक्त है। ठीक है, आपकी नाइट ड्यूटी एडमिशन कमेटी से तो खत्म की जाती है, लेकिन आज से आपको एक नया ज्यादा इखलाकी काम सौंपा जाता है। क्या काम सर? अहमद ने कदरे उम्मीद से पूछा कि शायद उसे ट्यूशन का वक्त वापस मिल जाए। आज से आप कॉलेज की लाइब्रेरी के इंचार्ज हैं।
और सुने, ये लाइब्रेरी सिर्फ रात 9 बजे बंद होगी। आपका काम है कि तमाम किताबों की फहरिस्त बनाएं, स्टूडेंट कार्ड्स को दोबारा तरतीब दें और लाइब्रेरी के तमाम पुराने रिकॉर्ड्स को डिजिटाइज करें। ये काम इजाफी वक्त तलब करेगा और आपको कॉलेज की मामूली आमदनी से भी दूर रखेगा, और ये भी तदरीसी जिम्मेदारी है। ये एक बदतरीन फैसला था। एडमिशन कमेटी की ड्यूटी तो रात 8 बजे खत्म हो जाती थी, लेकिन लाइब्रेरी का काम रात 9 बजे तक होता, जिसका मतलब था कि अहमद अपने घर की रात की ट्यूशन मुकम्मल तौर पर खो चुका था। अब उसे रात 9 बजे के बाद घर पहुंचना था, जिसके बाद बच्चों की ट्यूशन रखना नामुमकिन था। घर का चूल्हा और सारा का रद्द अमल। रात 9:30 बजे अहमद जब घर पहुंचा तो उसका चेहरा जर्द था। सारा अली को सुलाने के बाद बिस्तर पर बैठकर फ्रीलांसिंग कर रही थी। बच्चे ट्यूशन का इंतजार करके चले गए थे। अहमद, क्या हुआ? बच्चे आए थे, मैंने उन्हें बताया कि आज कुछ मसला है, कल से दोबारा शुरू करेंगे। तुम आज भी इतनी देर से क्यों आए? अहमद ने सारी बात सारा को बता दी। प्रिंसिपल की धमकी, बजट रिपोर्ट में उसकी इखलाकी बगावत और लाइब्रेरी की रात 9 बजे तक की ड्यूटी। सारा के चेहरे पर खामोशी छा गई। वो गुस्से में नहीं थी, बल्कि गहरी मायूसी में थी। तो इसका मतलब है कि हमारी वो सारी कोशिश, वो छोटा ट्यूशन का काम, वो 5,000 की माहाना आमदनी सब खत्म? हम किराया कैसे देंगे? अगली माह अली की फीस भी बाकी है। सारा की आवाज में एक ठंडक थी। अहमद ने उसका हाथ थामा। सारा, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारी बात नहीं मानी। मैंने सोचा कि मैं कॉलेज में कुछ अच्छा कर सकता हूँ, लेकिन ये एक ऐसा निजाम है जिसमें आपको सिर्फ हाँ में हाँ मिलानी पड़ती है। सारा ने आहिस्ता से अपना हाथ छुड़ाया। अहमद, मैं तुम्हारी ईमानदारी की कद्र करती हूँ, लेकिन ये तुम्हारी ईमानदारी का बोझ अब हम दोनों को उठाना पड़ेगा। अब मैं अपना फ्रीलांस काम दुगना करूँगी, लेकिन तुम्हें भी मुझसे एक वादा करना होगा। क्या वादा? तुम रात 9 बजे के बाद लाइब्रेरी में रहते हुए भी अपने वक्त को जाया नहीं करोगे। तुम वहाँ प्रिंसिपल की दी हुई सजा को एक मौका बनाओगे, रोशनी का एक नया मंसूबा। सारा ने अहमद को अपने सामने बिठाया और उसके हाथ थाम लिए। अहमद, लाइब्रेरी में तुम अकेले होगे। वहाँ पर क्या है? किताबें और कंप्यूटर। तुम्हें बजट रिपोर्ट में हार मिली है, लेकिन तुम अपने कैरियर में नहीं हार सकते। तुमने मुझे बताया था कि तुम्हें कई सालों से पीएचडी शुरू करने की ख्वाहिश है। अहमद ने सर हिलाया। हाँ, लेकिन वक्त कहाँ है? अब है। रात 9 बजे तक तुम सरकारी काम करोगे और 9 से 11 बजे तक तुम वहीं बैठे अपनी पीएचडी के मकाले पर काम करोगे। मैं तुम्हें रात का खाना 9 बजे से पहले कॉलेज में पहुंचा दूंगी। यूं तुम्हारा वक्त बच जाएगा और तुम इस सजा को अपनी तरक्की में बदल दोगे। अहमद ने एक गहरी सांस ली। सारा की ये तजवीज एक सजा को एक मौका में बदलने का बेहतरीन तरीका था। ये एक मुश्किल रास्ता था, लेकिन ये सिर्फ उन दोनों के लिए था। सारा, तुम बेहतरीन हो, अहमद ने मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन अंदरूनी कश्मकश अब भी बाकी थी। लाइब्रेरी में तन्हा बैठकर अपने ख्वाबों को पूरा करने का रास्ता बहुत लंबा और तन्हा था। लाहौर, जून का महीना, कॉलेज की खामोश रातें, लाइब्रेरी का नया निजाम। अहमद ने लाइब्रेरी की नई जिम्मेदारी संभाल ली। कॉलेज की लाइब्रेरी एक पुरानी, मिट्टी से भरी हुई और ज्यादातर वक्त खाली रहने वाली जगह थी। यहाँ का दर्जा हरारत हमेशा बाहर की तपिश से कुछ कम रहता था, लेकिन खामोशी बहुत ज्यादा थी। लाइब्रेरी में कोई दूसरा मुलाजिम नहीं था जो रात को रुकता। अहमद अब रोजाना शाम 4 बजे लाइब्रेरी का चार्ज लेता और रात 9 बजे तक पुराने बोसीदा रिकॉर्ड्स की दर्जाबंदी और डिजिटाइजेशन का काम करता। पहले चंद दिन बहुत मुश्किल थे। 9 बजे के बाद की खामोशी भयानक थी। जब सारा 9 बजे से कुछ देर पहले उसके लिए सादा खाना, अक्सर रोटी और दाल लेकर आती और फौरन चली जाती, तो अहमद मुकम्मल तौर पर तन्हा रह जाता। रात 9 बजे लाइब्रेरी का मरकजी गेट बंद हो जाता। सिर्फ एक हल्की ट्यूबलाइट उसके मुताले की मेज पर जलती रहती। मकसद की रोशनी। सारा की नसीहत याद रखते हुए अहमद ने 9 बजे के बाद लाइब्रेरी के वसी जखीरे को अपनी ताकत बनाना शुरू किया। 9 बजे से 9:30 बजे तक खाना और चाय, 9:30 बजे से 11 बजे तक अपनी पीएचडी का मकाला तैयार करना। इसका मौजू था जदीद पाकिस्तानी तालीम में इखलाकी अक़दार का ज़वाल और इसके समाजी असरात। ये मौजू डायरेक्ट उसके अपने कॉलेज के तजुर्बों से जुड़ा हुआ था। प्रिंसिपल ने उसे इखलाकियात की सजा दी थी और अब वो इसी सजा को अपनी डिग्री की बुनियाद बना रहा था। लाइब्रेरी की पुरानी गैर इस्तेमाल शुदा फलसफे और तारीख की किताबें उसका सबसे बड़ा आसासा बन गईं। इस तन्हाई में वो ज्यादा गहराई से सोच सकता था और अपने ख्यालात को मुनज़्ज़म कर सकता था। दिन की नौकरी उसके जिस्म को थकाती थी, लेकिन रात की खामोश पढ़ाई उसके दिमाग को तवानाई देती थी। जुबैर का तोहफा। एक शाम जब अहमद
लाइब्रेरी में रजिस्टर्स का रिकॉर्ड दर्ज कर रहा था, एक हल्का सा खटखटा हुआ और सिक्योरिटी गार्ड ने दरवाजा खोला। बाहर जुबैर खड़ा था। जुबैर वही तालिब इल्म जिसके वालिद की मदद अहमद ने कर्ज लेकर की थी। जुबैर के चेहरे पर खौफ नहीं बल्कि तशक्कुर था। सर, अस्सलामु अलैकुम, मैं आपसे मिलने आया था। जुबैर, तुम इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो और तुम्हारे वालिद कैसे हैं? तुम्हारे बड़े भाई? जुबैर की आंखों में आंसू आ गए। सर, मेरा भाई अब खतरे से बाहर है, कल उसे अस्पताल से घर ले आएंगे। ये सब आपकी वजह से हुआ। मेरे वालिद ने कहा कि आपने हमारी इज्जत और जान दोनों बचा ली। जुबैर ने अपने हाथ में एक थैला अहमद की तरफ बढ़ाया। सर, मेरे वालिद ने ये आपके लिए भेजा है। उन्होंने कहा कि ये शायद आपके घर के काम आए। अहमद ने थैला खोला। उसमें कुछ ताज़ा सब्जियां थीं और सारा की फ्रीलांसिंग से मिलने वाले 1000 रुपए का नोट भी था। ये पैसे? जुबैर, तुम्हारे वालिद को अभी पैसों की ज्यादा जरूरत है। सर, वालिद साहब ने कहा कि ये 1000 रुपए उनकी पहली किस्त है और सब्जी ये उन्होंने आज खुद मंडी से ली। उन्होंने कहा कि एक प्रोफेसर के घर चूल्हा न जले, ये उनकी मेहनत की तौहीन होगी। अहमद इस अनमोल एहसास पर काबू न पा सका। उसकी आंखों में नमी आ गई। वो एक ऐसा तोहफा था जिसे पैसों से तोला नहीं जा सकता था। प्रिंसिपल ने उसके अच्छे काम की सजा दी थी, लेकिन असलम साहब ने उसे एक इनाम भेज दिया। अच्छा, तो दोस्तों, चौथा हिस्सा आपने सुन लिया। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगला हिस्सा बहुत जल्द आएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। मिलती हूँ अगले हिस्से में। तब तक के लिए इजाजत दीजिएगा। लव यू ऑल।